अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम देखेंगे कि क्या होगा अगर कोई पैथोजन, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई एंटीजन हमारे नाक के रास्ते के जरिए, हमारे नाक के जरिए बॉडी में इंटर हो जाए। ठीक है, इम्यूनिटी का चैप्टर कर रहे थे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने देखा स्किन के फीचर्स कि स्किन कैसे काम करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। फिर हमने देखा मुंह वाला रास्ता, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे इन्वॉल्व है। और आज हम देखेंगे कि भाई अगर कोई फॉरेन पार्टिकल नाक के जरिए मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए बॉडी में इंटर करने की कोशिश करे तो हमारी बॉडी उसको कैसे कॉप करती है, उसका सामना कैसे करती है, उसका मुकाबला कैसे करती है। मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का थर्ड पार्ट आप आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक हो गया। आज का लेक्चर वैसे होगा काफी इंपॉर्टेंट, काफी सारी बातें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ट्रैक को। हालांकि अगले जो साल सेकंड ईयर में पहला चैप्टर ही फेडरल बोर्ड का वो रेस्पिरेशन से हवा के हवाले से, तो वहां पे हम तसल्ली से देखोगे। अभी के लिए थोड़ा सा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसको कंसीडर करो। और उसमें सिर्फ दोबारा मेन बात वही कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक स्किन इन्वॉल्व है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव ट्रैक में भी है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी है, और भी जगह पे हमारे पास जो जितने भी हमारे पास कैविटीज हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फिलोपियन ट्यूब हो गया और भी किडनीज हो गए, आपको म्यूकस मेम्ब्रेन या जो एपिथेलियल सेल्स है वो तो मिलेंगे। लेकिन मेन जगह हमारे पास क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक और बस, और बाकी जो स्किन है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आज थर्ड पार्ट है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसे फॉरेन पार्टिकल्स को कॉप करता है या फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर नहीं आने देता। तो अगर हम शुरू करें तो ओनली पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, जो अमले तनफ्फुस है, जो हमारा सांस लेने का निजाम है, उसमें वो ओनली पार्ट, वो ऑर्गन जो कि हमें दिखता है वो हमारा जो हमारी नाक है। ठीक है, नोज। तो अब इस नोज के जो अंदर जैसे ही ये एंटर करोगे तो इस नोज के ये बाहर जो है ये नॉस्ट्रल्स हैं, नथनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये नॉस्ट्रल्स हैं। और इसके जो अंदरूनी पार्ट है, ठीक है, ये अंदरूनी पार्ट जहां पे आपको बाल मिलेंगे और इस तरह की सारी चीजें मिलेंगी, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल नॉस्ट्रल्स या फिर वेस्टिब्यूल। और ये नाक, इनके दरमियान एक हड्डी सी जो स्ट्रक्चर है जो नाक को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट और राइट में। ये जो बीच में सेप्टम है इसको नेजल सेप्टम बोलते हैं। ये जो बीच में दीवार है नाक की, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम। और यही फिर ये नोज है, ये आगे लैरिंक्स के साथ जुड़ेगा और लैरिंक्स जो है आगे ट्रैकिया के साथ जुड़ेगा। ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा लंग्स के अंदर, और आगे ब्रोंक्यूल्स जो है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जाके आगे फिर एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई बनाएंगे। ये शुरू से ये चीजें हमें पता है, बस जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो यहां पे बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट उठता है कि जब कोई जो हवा जो है वो जब हमारे नाक में इंटर करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो हमारे नाक में बिल फर्ज है, ये हमारा नाक है, यहां से शुरू होता है, आगे मुंह है, उसको छोड़ दो। लेकिन ये जो नाक है, इस नाक के अंदर काफी प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल पार्ट है जहां पे हमारे पास बाल वगैरह है, हेयर है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास इम्यूनिटी में। तो ये चीजें हमने देख ली है। और आगे हमारे पास जैसे वेस्टिब्यूल से अंदर जाओगे हमें तीन तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। क्या कितने तरह के? तीन तरह के हमारे पास। एक गड़े से भी होंगे, जैसे कि हमारे पास वो जो पहाड़ियां होती हैं, कोई ऊपर नीचे थोड़ी सी पहाड़ी, फिर नीचे ढलवान, फिर पहाड़ी, इस तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको बोलते हैं कॉनका या कॉनकाय। क्या बोलते हैं? कॉनकाय। या एक और इसका नाम है टर्बिनेट्स। ठीक है, तीन होते हैं हमारे पास। एक ये जो बेस के साथ, ये जो नोजल बेस है इसके साथ जो होता है इसको बोलते हैं इंफीरियर। क्या बोलते हैं? इंफीरियर कॉनका। इसी तरीके से जो दरमियान में है इसको बोलते हैं मिडल कॉनका है।
क्या बोलते हैं, मिडल कॉनकाय। और जो ऊपर है यहाँ पे जो एथमॉइड बोन है उसके साथ जो होता है इसको बोलते हैं सुपीरियर, इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉनकाय। अब सोच रहे होगे कि मैं इतने सारे स्ट्रक्चर्स में वेस्टिब्यूल बताता हूं और साथ में कॉनकाय बता रहा हूं और आगे चीजों को जो है ना वो मिस कर रहा हूं। ठीक है, ये दरमियान में हमारे पास नेजल सेप्टम होगा और यहाँ पे ये फेरेंजियल वाल्व है। ठीक है, क्योंकि ये लैरिंक्स और फेरिंक्स का तकरीबन कॉमन पार्ट हो जाता है, आगे से ये एसोफेगस अलग और ट्रैकिया अलग हो जाते हैं, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो दीवारें हैं इसको बोलते हैं फेरेंजियल वाल्व। क्या बोलते हैं, फेरेंजियल वाल्व। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे कॉनकाय है, इंफीरियर, मिडल या सुपीरियर या फ्रेंजियल वाल है या ये नेजल सेप्टम है, इनको अभी के लिए जहन में रखो और उसके बाद यहां पे जो डिस्कस करेंगे उसको देखो और सुनो। इन चीजों को अभी के लिए जहन में रखो, आगे लेक्चर में बड़े काम आने वाले हैं ये। अब जितने भी हमारे पास ये इंटरनल हमने बात की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारे पास यही म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये नाक से शुरू होकर फेफड़ों के आखिर तक हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। तो अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये म्यूकस मेम्ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, ये है क्या चीज। ठीक है, तो मैं नाक में से कोई भी अगर पार्ट उठाता हूं, कोई भी नाक के अंदर का स्ट्रक्चर उठाता हूं, तो उसके सबसे आउटर लाइनिंग पे म्यूकस मेम्ब्रेन ही होती है। तो उसी म्यूकस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि इस म्यूकस मेम्ब्रेन में जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सूडो, कौन से होते हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स। तो पहले तो इस चीज को हमने समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो तो फिर वो जो बुक में लिखा होता है उसका मसला नहीं होता, वो खुद ब खुद समझ आ जाता है। तो सबसे पहले हमें ये सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, यहां ये अगर हमें पता हो तो हम पूरा स्ट्रक्चर उसका ड्रा कर सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम रिकॉल कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मेन टाइप ऑफ टिश्यूज जो है, मेन टाइप ऑफ टिश्यूज है जिनकी वजह से हमारी सारी बॉडी बन रही होती है, वो चार हैं। क्या है, चार। एक हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज जो कि एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, एक हमारे पास नर्वस टिश्यू और एक हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज। ये चार मेन हमारे पास टिश्यूज की टाइप्स हैं जो हमारे अंदर होती है। इसमें एक है एपिथेलियल टिश्यूज। जितने भी तुम लोगों को आर्गन मिलेंगे ना, तो उन आर्गन के जो ल्यूमन की तरफ पार्ट होता है, मतलब उसके जो किनारे होंगे, बिलफर्ज ये आर्गन है तो इसके वो वाले किनारे जो आगे इस कैविटी को, इस ल्यूमन को फेस करेंगे, वो हमेशा आपके वो एपिथेलियल टिश्यूज के, मैक्सिमम आपके एपिथेलियल टिश्यूज के बने होंगे। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज हमारे पास, जैसे कि अगर हम कोई स्मॉल इंटेस्टाइन लेते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें काफी सारा सीन है। ये बीच में जो खाली जगह होती है इसको ल्यूमन बोलते हैं। तो इस ल्यूमन को फेस करने वाला जो पार्ट होता है, ये जो इंटरनल पार्ट होता है, मैक्सिमम ये एपिथेलियल टिश्यूज का, जितनी भी लाइनिंग वगैरह है उसमें एपिथेलियल टिश्यूज इन्वॉल्व है। तो इन एपिथेलियल टिश्यूज की भी कई सारी टाइप्स हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, कई सारी इसकी टाइप्स है। कई सारी तो क्या कह रहा हूं, चार ही तो टाइप्स हैं, उसको आगे फिर मजीद डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर मैं कुछ नाम गिनवाऊं तो जरा सोचो कि वो जहन में आ रही है कि नहीं। सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, और क्या, कोलुमनर, स्ट्रैटिफाइड, और क्या है, बहुत सारे हैं, तीन है बेसिकली, तीन है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स हम दोबारा से इसको डिवाइड कर सकते हैं दो तरह में, सिंगल लेयर वाले सिंपल और मल्टीपल लेयर वाले स्ट्रैटिफाइड। ठीक, ये सेल्स की टाइप्स हैं, जस्ट सेल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, ये जो टिश्यूज की टाइप्स होती हैं। जैसा कि बात हमने क्या की थी, इसको जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए जहन में रखो। ठीक है, इसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने जो एपिथेलियल्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ शेप तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्क्वैमस,
और ये स्क्वेमस कहाँ देखे थे हमने? अभी ही तो देखे थे, जो हमारे पास स्किन स्ट्रक्चर था उसके जो फीचर्स है उसमें हमने कहा कि स्किन एपिडर्मिस स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। तो एक स्क्वेमस है, एक क्यूबॉइडल है, और एक हमारे पास है क्या है, कॉलमनर। ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब देखो स्क्वेमस जो होंगे वो हमारे पास थिन होंगे और प्रॉपर जो मतलब पतले पतले होंगे, थिन लाइनिंग होगी। जिस तरह ये हैं हमारे पास इस तरह के सेल्स होंगे सिंगल, ठीक है, चपटे चपटे पतले पतले सेल्स होंगे। क्यूबॉइडल क्यूब की शेप में होंगे, थोड़े से स्फेरिकल होंगे, थोड़े से क्यूब वगैरह होंगे, जैसे कि इस तरह के। इनका न्यूक्लियस भी क्यूब टाइप होगा, ठीक है। और कॉलमनर क्या है? कॉलमनर हमारे पास जिसको उर्दू में हम बोलेंगे लंबूतरे। कौन से वाले सेल्स? लंबूतरे सेल्स। ऐसे सेल्स जिनके लेंथ ज्यादा हो, वाइड जो विड्थ है वो कम हो, मतलब कुछ ऐसे इस तरह के सेल्स लंबे हों, चौड़े ज्यादा ना हो, और इनका जो न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा सा लंबूतरा होगा। इसका स्फेरिकल, इसका चपटा फ्लैटेंड, और हमारे पास कॉलमनर सेल्स भी थोड़े लंबे होंगे, इसी के कॉलम की तरह के होंगे, इस तरह के, ठीक है। विड्थ उनकी कम होगी, लंबाई उनकी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गए ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेल की जो टाइप है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। ठीक हो गया, ये तो हो गए एक तरह के। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ लेयर हम बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर सेल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। सिंपल, क्या है? सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। दोनों में फर्क देख लेते हैं। सिंपल का मतलब क्या है कि जितने भी सेल्स हैं वो एक ही लेयर में जुड़े होंगे। अब एक लेयर में जुड़ने का मतलब क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं, अभी हम देख लेंगे कि बिलफर्ज ये हमारे पास एक बेसिक लाइन है, इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। अब ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन पे अगर सारे सेल्स हमारे पास इसी बेस लाइन के साथ जुड़े, उसके ऊपर कोई और लेयर ना हो, सिंगल लेयर हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल। क्या बोलते हैं? सिंपल। अगर वो स्क्वेमस सेल्स का है तो सिंपल स्क्वेमस, अगर वो क्यूबॉइडल सेल्स का है तो वो सिंपल क्यूबॉइडल, और अगर वो कॉलमनर सेल्स का है तो सिंपल कॉलमनर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है, मैं कॉलमनर ही बना देता हूं। ये हमारे पास एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब ये जितने भी सेल्स हैं, या मतलब न्यूक्लियस भी मैं सारों के इस तरह बना देता हूं बीच में, ये न्यूक्लियस भी बन गए। अब ये हमारे पास सेल्स का एक मतलब एक टिश्यू है। टिश्यूज क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं। तो अब ये एक टिश्यू है, ये जितने भी सेल्स हैं इन ये हमारे पास सारे, हर एक सेल जो है वो बेस लाइन के साथ अटैच्ड है और इसके ऊपर कोई और लेयर नहीं है। तो ये हमारे पास जो सेल की टाइप होगी ये होगी सिंपल। क्या होगी? सिंपल। अब अगर हम इन शेप पे गौर करें तो ये शेप हमारे पास, ये सारे जो सेल्स हैं वो कॉलमनर सेल्स हैं, सारे लंबूतरे हैं, न्यूक्लियस भी उनका लंबूतरा लंबूतरा है। तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये क्या बनेगा हमारे पास? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब बिलफर्ज इन्हीं सेल्स के ऊपर एक और हमारे पास सेल की लेयर है। सेल की क्या है? सेल्स की लेयर है, और ये भी हमारे पास क्या है? लंबूतरे हैं। इनको भी ऐसे बना देता हूं, ये भी कॉलमनर सेल्स हैं। लेकिन अब क्या है कि एक लेयर ये है, इन लेयर के नीचे तो ये हमारे पास किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये हमारे पास जुड़े हैं बेस लाइन के साथ। लेकिन ऊपर वाली लेयर को देखें तो वो बेस लाइन के साथ नहीं जुड़े, लेकिन दो लेयर्स हैं इन सेल्स की। तो इस तरह के जो सेल्स होंगे जिसमें हमारे पास मोर देन वन लेयर होगी, और उनमें से कुछ के हमारे पास है, कुछ सेल्स जो है वो बेस लाइन के साथ जुड़े होते हैं, कुछ नहीं जुड़े होते, इनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड। तो अब ये ओवरऑल क्या है? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। समझ आ रही है? ये हो गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर यहां पे क्यूबॉइडल हूं, क्या हूं मतलब इस तरह के हमारे पास जो सेल्स हैं बिलफर्ज वो सारे चौरस चौरस जो हैं इसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, इस तरह के सेल्स हैं। अब अगर ये इस तरह के सेल्स बेसलाइन के साथ जुड़े हैं तो ये क्या होंगे हमारे पास? सिंपल क्यूबॉइडल। और अगर इनके ऊपर लेयर्स आ जाएं तो हमारे पास क्या होगा? क्या होगा हमारे पास?
स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। इसी तरीके से अगर स्क्वेमस है, ये बेस लाइन है, स्क्वेमस पे ये चपटे चपटे सेल्स बना लिए, तो अब ये हमारे पास क्या है, सिंपल स्क्वेमस है। अगर इनके ऊपर लेयर्स आ गई तो ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, जैसे कि स्किन के स्ट्रक्चर में था, एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर में था, तो हमारे पास ये क्या है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स। तो अब होप सो के समझ आ रही है कि जब यहां पर स्क्वेमस या क्यूबॉइडल या कोलमनर एपिथेलियम आ जाए तो शेप जो है या उस नाम से ही जहन में चीजें जो है ना वो बैठ जाती है कि अच्छा ये किस तरह का सेल होगा। स्क्वेमस फ्लैटेंड चपटा सा होता है, थिन होता है। क्यूबॉइडल चौरस सा होगा, हमारे पास क्यूब की फॉर्म में हो सकता है, वो 3D शेप में हो सकता है, थोड़ा सा फेरिकल होगा, बॉक्स की फॉर्म में हो सकता है। कोलमनर लंबूतरे होंगे। फिर अगर सिंपल तो मतलब एक ही लेयर है सेल्स की। अगर वो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड है तो मतलब उसके लेयर्स सेल्स की ज्यादा है, एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर। जैसे कि हमारे पास एपिडर्मिस में था कि पुरानी जो लेयर थी वो नीचे बन रही थी, जो नई लेयर नीचे बनती थी और पुरानी लेयर आस्ते आस्ते से ऊपर जा रही थी हॉर्नी लेयर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़े से हो गए कि सिंपल क्यूबॉइडल, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर वगैरह क्या है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये टाइप जो है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम क्या है, हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, खास तौर पर अपर रेस्पिरेटरी की, सारों की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पे जो मेम्ब्रेन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो हमारे पास किस तरह की होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब होप सो कि जो चीजें मैं वहां पे समझाऊंगा उनकी बेस थोड़ी सी डेवलप हो गई है कि अब मैं क्या बोलने वाला हूं। सूडो स्ट्रेटिफाइड, यहां पे सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है सूडो में। सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड हमने क्या कहा था कि स्ट्रेटिफाइड जब मोर देन वन लेयर हूं, मोर देन वन लेयर हूं। आगे तो हमें पता चल रहा है कि कोलमनर है तो मतलब सेल्स लंबूतरे हैं, क्या है हमारे पास, सेल्स लंबूतरे हैं। लेकिन सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफाइड का तो यही होगा कि मोर देन वन लेयर, लेकिन सूडो का मतलब फॉल्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि बिलफर्ज हमारे पास या रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसकी क्या है हमारे पास, उसकी हमारे पास बेस लाइन है। इस बेस लाइन पे कोलमनर सेल्स होंगे, लेकिन सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होगा कि ये साइज में बराबर नहीं होंगे, कुछ लंबे ज्यादा होंगे, कुछ लंबे कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। वो जो सेल के साइजेस है ना वो बराबर नहीं होंगे, वो क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। बिलफर्ज ये हमारे पास एक मैंने ऐसे बना लिया, दूसरा मैंने इधर बना लिया ऐसे, तीसरा मैंने फिर इधर बना लिया, चौथा इधर बना लिया। ये तो क्यूबॉइडल लग रहा है, थोड़ा इसको लंबा कर देते, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर से ऐसे हो गया, फिर से ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब ये है कोलमनर सेल्स, लेकिन फर्क क्या है कि इनका जो साइज है, जो लंबाई में साइज है वो बराबर नहीं है। और इस बराबर ना होने की वजह से कुछ का न्यूक्लियस यहां नीचे नजर आ रहा होगा, कुछ का ऊपर नजर आ रहा होगा, कुछ का और ऊपर नजर आ होगा, किसी का इधर नीचे नजर आ रहा होगा, किसी का बीच में नजर आ रहा होगा। तो फील ऐसे होता है कि ये मोर देन वन लेयर्स है, मोर देन वन लेयर्स है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास सिंगल ही लेयर है। सारे जो सेल्स हैं वो बेस लाइन के साथ अटैच्ड है, लेकिन फील कैसे हो रहा है कि ये यार बहुत ज्यादा कुछ काफी सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से इस तरह के जो हमारे पास सिस्टम है, जो सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। कि मतलब लग ऐसे रहा है कि ये मोर देन वन लेयर है, लेकिन एक्चुअली में ये मोर देन वन नहीं होती, एक ही लेयर होती है। लेकिन उनके साइजेस जो है सेल्स के कुछ ज्यादा लंबे होंगे, कुछ थोड़े से पतले होंगे, कुछ थोड़े से छोटे होंगे और लंबे होंगे, लेकिन डिफरेंट जो साइजेस के सेल्स हैं, सारे कोलमनर हैं, वो एक ही बेस लाइन पे जुड़े होंगे। इसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। तो हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसको ओवरऑल म्यूकस मेम्ब्रेन कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। यहां पे अब एक वर्ड में और ऐड करूंगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। एक वर्ड अब मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, सिलिएटेड। अब सेल्स जो हैं ये भी फिर दो तरह के होंगे, एक सिलिएटेड, एक नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब क्या है कि उन पे सीलिया होंगे छोटे छोटे से, नॉन सिलिएटेड जिन पे सीलिया नहीं होते। तो यहां पे सिलिएटेड को भी हम बना लेते हैं कि यहां पे छोटे छोटे से सीलिया बनाएंगे, ये ऐसे, इस पे भी सीलिया आ गए, इस पे सीलिया आ गए, इस पे भी सीलिया आ गए। ये सीलिया है, छोटे 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 से हमारे पास तौलिया की तरह की जो चीजें होती हैं वो इसके साथ ऐसे जुड़े हैं। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास,
सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक हो गया। अब सिलिएटेड है तो सीलिया मोटाइल होता है, क्या है, हिल सकता है। जैसे चप्पू चलाते हैं कश्ती में, तो इसी तरीके से सीलिया भी हिल सकते हैं, और इनके हिलने की वजह से हमें पता है कि कोई चीज आगे की तरफ पुश हो रही है। जब कोई चीज हिलती है, ये जब सीलिया हिलते हैं तो इनके ऊपर जो कोई भी जो चीज हो वो आगे की तरफ पुश होती है। जैसे एक मल्लाह जो है वो जब समुद्र के बीच में कश्ती चला रहा होता है, चप्पू मार रहा होता है, तो चप्पू के मारने की वजह से कश्ती आगे जा रही होती है। तो यहां पर भी ये चप्पू की तरह हिल रहे होते हैं सीलिया, तो इनके ऊपर भी कोई चीज आगे या पीछे जिधर भी जाएगी, लेकिन कोई चीज मूवमेंट हो रही है, किसी चीज की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। एक चीज अभी जहन में रखो। ये हो गए एक कि हमारे पास इस तरह के एपिथेलियम होते हैं। इन एपिथेलियम के अंदर जगह जगह पर हमारे पास एक और तरह के सेल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। कौन से वाले? गॉबलेट सेल्स। जैसे ये हमारे पास लेयर है, इसी लेयर के बीचों बीच कहीं कहीं पे हमारे पास और तरह के सेल्स होंगे। इनको मैं ग्रीन बना रहा हूं ऐसे, बिल्कुल एक यहां पे बना ले तो ओवरऑल हमारे पास एक लेयर है। तो यहां पे जगह जगह पे हमारे पास इनके ऊपर डिफरेंट सेल्स जो है वो अटैच हुए होते हैं। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम है गॉबलेट सेल्स। क्या है हमारे पास? गॉबलेट सेल्स। काफी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। इनको कहते हैं यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स है। ये यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स है, मतलब सेल सिंगल ही है, कोई टिश्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये कोई चीज, ग्लैंड का मतलब है तो कोई चीज सीक्रेट कर रहे हैं, कोई चीज निकाल रहे हैं अपने सेल से। और ये क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं म्यूकस। ठीक है, बलगम जिसको बोलते हैं। वो तो हालांकि उसमें वो डेब्रिस वगैरह को उसने ट्रैप किया होता है, लेकिन एक्चुअली ये एक सयाल, एक गाढ़ा पानी होता है जिसमें जो चीजों को अपने साथ चिपका सकता है। क्या कर सकते हैं? चीजों को अपने साथ चिपका सकता है। गाढ़ा सा पानी है हमारे पास, ये म्यूकस। तो म्यूकस को कौन रिलीज करते हैं? गॉबलेट सेल्स। और ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस मेम्ब्रेन पे जगह जगह पे हमारे पास पड़े होते हैं। तो इन गॉबलेट सेल्स का काम क्या होगा? इन गॉबलेट सेल्स का काम होगा म्यूकस को रिलीज करना। तो ये म्यूकस को इन्हीं सेल्स के ऊपर ऐसे बना ले, यहां पे पानी सा उसके ऊपर फेर देते हैं। क्या फेर देते हैं? पानी सा, एक म्यूकस। तो यहां पे इन सेल्स के म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पे म्यूकस हर टाइम मौजूद होती है, क्योंकि ये गॉबलेट सेल्स उसको रिलीज करते हैं। तो ओवरऑल ये जो मेम्ब्रेन हमारे पास बन गई, दैट इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें जो गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस रिलीज करें। बाकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, वो किस तरह के हैं? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ये तो हो गया थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर समझाने का मकसद क्या था? स्ट्रक्चर समझाने का मकसद ये था कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इम्यूनिटी वाला काम हो रहा है, ये जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स को अब ट्रैप किया जाएगा, उसको समझने में आसानी हो। स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया। अब बेसिकली होगा क्या? क्या मैं क्या कह रहा हूं कि बेसिकली अब होगा क्या? जैसे ही हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने से क्या होता है? सांस लेने से हमारे पास जो हवा है बाहर से वो अंदर चली जाती है, हमारे फेफड़ों तक जाती है। इंस्पिरेशन वाला सीन होता है। तो इंस्पिरेशन वाले सीन के बाद अब होगा क्या कि बाहर हवा है तो लाजमी बात है उसमें कई किस्म के हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स, कई जरासीम, कई बैक्टीरिया, कई वायरसेस, कई जो हमारे पास मट्टी, धूल के जर्रात और इस तरह के जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर है वो उस हवा में तो होगा। तो अब वो चीज, अब उसके तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो हमारे फेफड़ों तक जाए और फेफड़ों से वो ब्लड में शामिल हो जाए और ब्लड से वो पूरी बॉडी में फैल जाए। तो इन ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये जो डेब्रिस है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई पैथोजन है, कोई और चीज है, इसको अंदर नहीं भेजा जाता। उसके लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, खासतौर पर नोज में क्या क्या एडेप्टेशन है, इम्यूनिटी के हवाले से बात करें। ठीक है, अभी और नहीं, वो रेस्पिरेशन के चक्कर में नहीं जा रहे, सिर्फ इम्यूनिटी के हवाले से देखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज जहन में रखो, सबसे पहले हमारे पास वेस्टिब्यूल के अंदर एक अल्लाह ने निजाम रखा हुआ है, कुदरत ने एक निजाम रखा हुआ है हेयर्स का। नाक के जो बाल होते हैं, ठीक है, वेस्टिब्यूल के अंदर ये जो हेयर्स हैं, ये जो नाक के बाल हैं, इन नाक के बाल का काम बेसिकली क्या होता है कि जो हवा के अंदर हमारे पास डस्ट है, ये जो मिट्टी वगैरह होती है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इनको ट्रैप कर लेना, इनको पकड़ लेना, ये हवा को फिल्टर कर देना। ये बेसिकली फिल्टरिंग का काम करते हैं। तो वो जो मिट्टी के जर्रात, ये जो बड़े बड़े जर्रात हैं, वो हमारे बालों में फंस जाते हैं, हवा अंदर चली जाती है।
तो एक एडाप्टेशन हेयर्स वाली हो गई, क्या होगी, हेयर्स वाली। उसके बाद दूसरी एडाप्टेशन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में याद रखना दो तरह के जो क्लियरिंग, जो एयर क्लियरिंग हमारे पास डिवाइसेस हैं या जो सिस्टम्स हैं जो कि हवा को साफ करेंगे, एयर फिल्टरिंग डिवाइसेस जो हैं वो दो हैं हेयर को छोड़ के। एक हमारे पास म्यूकस है, क्या हमारे पास म्यूकस, और एक हमारे पास सीलिया है। अब दोनों का फंक्शन देखो, ये सीलिया और ये म्यूकस। बालों के अलावा अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल्स के तौर पर होते हैं, हमने तो हवा को साफ करना होता है, तो वो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास, बिलफर्ज ये नाक का पार्ट है और ये हवा इधर से ऐसे जा रही है, हवा ऐसे जाती है। तो ऐसे जाने के बाद अब ये हवा को कैसे फिल्टर करेंगे कि वो जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, बिलफर्ज ये पार्टिकल्स हैं, ये आके म्यूकस पे चिपक जाते हैं। म्यूकस पे क्या हो जाते हैं, वो छोटे पार्टिकल चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद जो बनता है उसको डेब्रिस बोलते हैं। ये जो हमारे पास म्यूकस के साथ बाकी जो चीजें हैं, ये जो बाकी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो कोई पैथोजन है, चाहे वो कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई छोटा सा डस्ट पार्टिकल है, जो भी है, वो जब म्यूकस के साथ चिपकता है तो उसको डेब्रिस बोलते हैं। और ये इधर चिपकने के बाद इसको मैं यहां पे बना लेता हूं कि बिलफर्ज ये पार्टिकल आया और यहां पे आके ऐसे चिपक गया, म्यूकस के साथ मिला तो म्यूकस ने उसको सराउंड कर लिया और इस तरह का एक डेब्रिस स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये जो डेब्रिस है, इस डेब्रिस को, ये जो सीलिया है, ये मैं क्या कह रहा था, ये मोटाइल होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, इधर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जैसे चप्पू हिल रहे होते हैं। तो इनके हिलने की वजह से क्या है कि ये डेब्रिस आहिस्ता आहिस्ता से किधर जाएगा, लैरिंक्स की तरफ जाएगा, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में कहें, क्योंकि बलगम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए भी निकाल देते हैं, मतलब ये बलगम है, जब ये आस्ता आस्ता जाता है तो फिर कुछ देर बाद हम बलगम की सूरत में उसको मुंह से बाहर निकाल देते हैं, या अगर वो स्वाद मतलब उसको निगल ले तो वो फिर स्टमक में जाके गायब हो जाते हैं, उसके थ्रू निकल जाता है, या जो भी सीन होता है उसके साथ। लेकिन क्या है कि हवा को तो हम साफ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो लैरिंक्स या फेरिंक्स की तरफ जिधर भी जाएगा, ठीक है, लेकिन वो किसके थ्रू जा रहा है, वो ये जो सीलिया है वो आहिस्ता आहिस्ता हिलने की वजह से ये जो डेब्रिस पार्टिकल्स है आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे होते, जा रहे होते, जा रहे होते, यहां तक कि फेरिंक्स के जरिए मुंह के रस से निकल जाए, या फिर इसको निगल के ना वो स्टमक तक पहुंच जाए। लेकिन ये सीलिया उसको क्या कर रहे हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मूवमेंट। उसके बाद ये तो हो गया म्यूकस और सीलिया, कि सीलिया हो, ये म्यूकस जो है वो डेब्रिस पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद सीलिया उसको फेरिंक्स के जरिए या तो मुंह से निकलवा देता है, या वो स्टमक में चला जाता है और वहां से निकल जाता है। सेम यही सीन ये बिलफर, ये पूरी लाइनिंग जो है हमारे पास ना नाक से लेकर फेफड़ों तक, इसके गिर्द म्यूकस मेम्ब्रेन ही है। और जैसे जैसे ये नीचे जाओगे तो सूडोस्टैटिफाइड से प्रॉपर सिलिएटेड कोलमनर सेल्स बनते चले जाते हैं। तो होगा क्या हमारे पास कि अगर बिलफर्ज कोई पार्टिकुलेट नीचे चला गया तो नीचे उसको इंट्रैप किया जाता है, और वही सीलिया उसको फिर नीचे से ऊपर ट्रैकिया की तरफ लाते हैं, ट्रैकिया से उसको दोबारा फिर वही या तो मुंह के रस्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर वो फेरिंक्स में जाके स्टमक में चला जाता है, वहां पे वो डाइजेस्ट हो जाता है, जो भी उसके साथ होता है। तो ये सारा सीन होता है म्यूकस, और हमारे पास जो सीलिया है वो इस तरीके से उसको इंट्रैप कर लेते हैं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास फिनोमिना आता है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना, नेजल, क्या है हमारे पास, नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म। क्या है हमारे पास, नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फिनोमिना है, एक कॉन्सेप्ट है, टर्बुलेंस मैकेनिज्म, इसको समझो, ठीक है। नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म से पहले मैं अगर थोड़ा सा इसको बिल्डअप कर दूं तो बेसिकली क्या है कि हमने ये बात तो देख ली कि जो पार्टिकल्स हैं वो म्यूकस उसको इंट्रैप कर लेता है, सीलिया उसको आगे मूव करवा देता है, ये सारा सीन तो सही है। लेकिन भाई वो पार्टिकल्स म्यूकस के पास पहुंचते कैसे, मेन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई वो पार्टिकल्स जो हैं, वो जो हवा है वो म्यूकस के करीब से क्यों गुजरती है, कैसे गुजरेगी, वो सारा सीन कैसे होता है। तो वो बेसिकली हमारे पास एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म। अब नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म बेसिकली है क्या, नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म ये कहता है कि एयर को फिल्टर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टर्बुलेंस प्रेसिपिटेशन। क्या है, टू रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम एयर
कौन सी वाली? एयर जो नाक के जरिए अंदर जाती है। टू रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ टर्बुलेंस प्रेसिपिटेशन। टर्बुलेंस प्रेसिपिटेशन। अब ये क्या बला है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे ये जो टर्बुलेंस है, टर्बुलेट, टर्बिनेट, इस तरह की जो चीजें हैं ये कहीं जहन में आ रही है? फिजिक्स वाले के तो एटलीस्ट आ रही होंगी कि इसको हमने पढ़ा था जब फ्लूइड फ्लो होता है तो हमने कहा था कि दो तरह के फ्लो हो सकता है, या तो लैमिनार फ्लो होगा, स्टीडी, बिल्कुल सेम एनर्जी से सेम रास्ते से जा रहे होते हैं, उसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं। एक हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होता है जिसमें कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, इरेगुलर जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होती है उसको टर्बुलेंट फ्लूइड बोलते हैं। तो यहां पर हवा जब अंदर खींचते उस वक्त तक ये लैमिनार आ रही होती है, प्रॉपर आ रही होती है, लेकिन जैसे ही ये नाक तक जाती है तो नाक में ये टर्बुलेंट हो जाती है, कोई इधर जा रही होती है कोई उधर जा रही होती है। किसके थ्रू? वही दोबारा से रिकॉल करो जो हमने नोज के स्ट्रक्चर में अभी इस लेक्चर के शुरू में देखा था कि तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर उसके तीन पोर्शन होते हैं। कॉनकाय, या उसको दूसरा नाम था टर्बिनेट। टर्बिनेट क्यों? क्योंकि वो एयर को टर्बिनेट कर रहे थे, एयर को टर्बुलेंसी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? इंफीरियर, मिडल और सुपीरियर। अब ये तीनों कॉनकाय जो होते हैं हमारे पास, जैसे ही हवा इनमें में आती है तो वो हवा डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि वो उठे होते हैं दरम्यान में खाली जगह होती है, फिर थोड़े से उठे होते हैं दरम्यान में खाली जगह होती है, तो वो एयर को मूवमेंट के लिए जो है वो कई रास्ते मिल जाते हैं। जब वो कई रास्तों में डिवाइड होते हैं, एक तो एक उसके स्पीड तो जो एयर की है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, एक तो एयर की स्पीड कम हो गई, उसके बाद होगा क्या कि ये जो हमारे पास कॉनकाय है या जो नोज के अंदर और भी कई स्ट्रक्चर्स हैं, मैं तीन तरह के स्ट्रक्चर यहां पे लिख रहा हूं। एक हमारे पास नेजल कॉनका, नेजल टर्बिनेट्स इसको मैं लिखूंगा ताकि टर्बुलेंसी का कॉन्सेप्ट जहन में रहे। नेजल टर्बिनेट्स हो गए। एक हमारे पास नेजल सेप्टम हो गया। नेजल सेप्टम क्या था? वो जो नाक को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो नाक के दरमियान ये जो अंदर की तरफ पोर्शन है, ये जो दो पोर्शन, दो नथने बना रहे हैं, इनके बीच जो थोड़ी हड्डी टाइप चीज है, इसको नेजल सेप्टम बोलते हैं। और एक हमारे पास फ्रेंजियल वाल्व, ये मैं कुछ नाम यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं। अब ये स्ट्रक्चर्स रब ने क्यों बनाए? अब इन स्ट्रक्चर्स का काम क्या है? ये स्ट्रक्चर्स काम करते हैं एज ऑब्स्ट्रक्टिंग वेन्स। ऑब्स्ट्रक्टिंग वेन्स, ये चीज ध्यान में रखो। वेन्स क्या है? वेन्स को अगर सिंपल में बता दूं तो अपना कंप्यूटर खोलो, उसमें सीपीयू देखो, सीपीयू में वो जो पंखा लगा होता है, ठीक है, वो जो फैन लगा होता है, अगर उस फैन को हम गौर से देखते हैं तो उसके जो पर बड़े मतलब मुड़े तुड़े होते हैं, किसी भी टरबाइन में जो पर होते हैं, इवन जो पंखे के पर होते हैं, इनको बोलते हैं वेन्स, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में हवा को मोड़ता रहता है, ये वेन्स है। तो यहां पर ये जो नेजल टर्बिनेट्स है या नेजल सेप्टम है या जो फ्रेंजियल वाल्व्स हैं, ये भी बेसिकली एयर की डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। यहां से जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर फैल रही है, तो वहां के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन चेंज किया था उसके लिए हमारे पास ये टर्बिनेट्स या नेजल सेप्टम या ये चीजें एयर की डायरेक्शन चेंज करवाती है। इसको क्या, अब ये तीनों किसके तौर पर काम करते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिंग वेन्स। ऑब्स्ट्रक्टिंग वेन्स का मतलब क्या है कि बिलफर्ज एग्जांपल बता रहा हूं, एक स्ट्रक्चर हमारे पास एक कौन का ऐसे है, हवा ऐसे आ रही है, हवा ऐसे आ रही है, जैसे ये इधर जाएगी तो हवा इधर मुड़ जाएगी, ऐसा ये डायरेक्शन चेंज हो गया ना। हवा इधर जा रही थी, यहां पे हमारे पास ये नेजल कॉनकाय आ गए, नेजल कॉनकाय की वजह से अब एयर की डायरेक्शन चेंज हो गई, एयर की तो डायरेक्शन चेंज हो गई। जहन में रखो कि ये नेजल कॉनकाय हमारे पास, इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन वही चीज है कि यहाँ पे म्यूकस है और यहाँ पे सीलिया है, लेकिन बेसिकली होगा क्या कि इस एयर के अंदर काफी सारे पार्टिकल्स होंगे। एयर का मतलब कुछ गैसियस पार्टिकल्स होंगे, ऑक्सीजन जा रहे हैं या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, जो भी है, लेकिन वो क्या है कि वो मैस उनका बहुत कम होता है, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो जब वो कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स, बिलफर्ज ये एयर जा रही थी और इसमें कुछ बड़े बड़े खबीस किस्म के पार्टिकल्स यहाँ पे थे, तो अब जब ये पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे तो एक स्पीड से जा रहे होते हैं, इन पे एक प्रॉपर मोमेंटम होता है। क्या होता है? मैस भी ज्यादा है और मोमेंटम भी है, ये प्रॉपर स्पीड से जा रहे हैं, एक मोमेंटम से जा रहे हैं। मोमेंटम से जाने के बाद मैस इनका ज्यादा है, तो जब ये यहां पे टकराएंगे, इस कॉनकाय के साथ टकराएंगे, तो क्योंकि इनका मैस बहुत ज्यादा और मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो ये जल्दी से अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर पाते,
ये जल्दी से अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर पाते, जबकि जो स्मॉलर, जिनका मास कम था, जो कि हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, उनका हमारे पास जो है ना मास बहुत कम था, तो वो जल्दी से डायरेक्शन उसने चेंज कर ली, वो नीचे चले गए। लेकिन ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर पाते। क्या करने कर पाते? डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते। क्यों? ड्यू टू मोमेंटम, लार्ज मोमेंटम और मैस। क्योंकि इनका मैस भी ज्यादा होता है, उनके जिसको मोमेंटम भी ज्यादा होता है, एक स्पीड से आ रहे होते हैं, तो एकदम से अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाते और सीधे जाके वज जाते हैं। सही जो लफ्ज है कि सही वज जाते हैं किसमें? वो जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है। और जैसे ही वजते हैं तो वो म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है। म्यूकस को उसको क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। और इस तरीके से हमारे पास वो जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो म्यूकस उसको इंट्रैप करता है और हवा चली जाती है। तो ये जो सारा सीन है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं, ये जो एयर फिल्टरिंग सिस्टम है, इसको बोलते हैं नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास मैकेनिज्म। और ये नेजल टर्बुलेंस इतना इफेक्टिव होता है, इतना इफेक्टिव होता है कि ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि 6 mm से, किससे? 6 mm से बड़ा कोई पार्टिकल जो है, वो नोज के रास्ते लंग्स तक पहुंच ही नहीं सकता। उसके पहुंचने से पहले ही उसको हेयर या उसको हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है। फिर कुछ ऐसे पार्टिकल जो कि 1 से 5 mm इन डायामीटर होंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे, ये डायामीटर है, तो ये 1 से 5 mm के दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं, बिलफर्ज ये नाक से नीचे चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाक से अगर नीचे जाते हैं, तो नाक से नीचे जाने के बाद इसको थोड़ा सा समझो कि हमारा कुदरत का निजाम देखो कि जैसे ही नाक से ये नीचे जाता है तो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया फिर ये फेफड़ों में ऐसे डिवाइड होता है। तो यहां पे ये ट्रैकिया मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, ठीक है, ये ट्रैकिया है और ये ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है फेफड़ों में इस तरह। यहां से ये फेफड़े हो गए ऐसे, ये फेफड़े हैं, ठीक है, और ये इसमें ऐसे मजीद डिवाइड होता चला जाता है। लेकिन जब डिवाइड होता चला जाता है तो यहां से हवा बिलफर्ज आ रही है और यहां पे ऐसे जा रही है, यहां पे ऐसे जाती है। तो यहां जाने के बाद आगे जो ब्रोंक्यूल्स में आएगी, तो अब खुद सोचो, तुम ऐसे खड़े हो और हवा ऐसे जा रही है, तुम बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे हो, हवा ऐसे खड़ी है, मतलब हवा ऐसे जा रही। क्यों जा रही? क्योंकि ब्रोंक्यूल्स की डायरेक्शन ये है। तो जब हवा ऐसे इधर जा रही है तो इसके अंदर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को वो खुद बखुद ही यहां पे हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर बैठ जाएंगे। क्यों बैठेंगे? ड्यू टू ग्रेविटेशनल प्रेसिपिटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल प्रेसिपिटेशन। कि तुम सीधे खड़े हो और ग्रेविटी की वजह से उस पार्टिकल्स पे ग्रेविटी लगती है, तो वो पार्टिकल्स उस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाते हैं, जबकि हवा आगे चली जाती है। तो इवन यहां तक जो 1 से 5 मिलीमीटर इन डायामीटर के पार्टिकल, जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो भी ग्रेविटेशनल प्रेसिपिटेशन के थ्रू, कहां पे? ब्रोंक्यूल्स में, वो भी मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। अगर उससे छोटे पार्टिकल्स की बात करें, मतलब तकरीबन 1 mm के हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, ये 1 mm पार्टिकल्स भी जब ये आगे एल्वोलाई तक जाएंगे, तो एल्वोलाई के वाल्व्स जो हैं, वहां पे ये हमारे पास सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर उसको चाहे वो इम्यूनिटी में फैगोसाइट्स आके किल कर दें या मैक्रोफेजेस आके किल कर दें या इस तरह की कोई और किलिंग मैकेनिज्म जो भी अडॉप्ट होता है, लेकिन वो एल्वुलर जो वाल्व्स हैं वो उसका इंट्रैप कर लेते हैं। फिर अगर इससे भी छोटे हूं, मतलब लेस देन 0.5 मिलीमीटर इन डायामीटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास है इन्हीं एल्वुलर वाल्व्स के, ये जो हमारे पास एल्वुलर स्पेस है, इनमें ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि ये सस्पेंडेड रहते हैं, ये कहीं बैठ ही नहीं सकते। जितने वो मास कम होगा वो चीज सस्पेंडेड रहती है, तो ये इधर ही हवा में जो है आगे पीछे फिर रहे होते हैं। जैसे ही हम इंस्पायर करते हैं तो ये तो अंदर आए, जैसे हम एक्सपायर करते हैं, जब सांस हम बाहर निकालते हैं, तो यहां से एक ब्लो लगता है, यहां से हवा के साथ ये पार्टिकल्स दोबारा से नाक के जरिए निकल जाते हैं। तो ये जो नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म है, ये इस कदर इफेक्टिव है कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी अंदर नहीं आ जाने देता। उसके लिए कई मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू वो उन फॉरेन पार्टिकल्स को अपने पास रखता है, उनको बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शामिल नहीं होने देता, या बॉडी के ऑर्गन के अंदर जो है वो एक्टिव नहीं होने देता, उसको इंट्रैप कर लेता है किसी तरीके से। तो दैट वाज
रेस्पिरेटरी सिस्टम एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई पैथोजन हमारे नाक के जरिए इंटर होता है तो हमारा डिफेंस कैसे होता है कि पहले अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो हमारे हेयर जो है, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल है तो हमारे जो नाक के बाल है वो उसको रोक लेते हैं। उससे अगर छोटे पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास जो सीलिया हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, जो म्यूकस है वो उसको इंट्रैप कर लेते हैं और उसको निकाल देते हैं, उसको अंदर नहीं आने देते। बहुत ही कोई छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनको दोबारा एक्सपिरेशन, वो सस्पेंडेड रहते हैं, एक्सपिरेशन के दौरान जो है वो दोबारा से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सारा जो सीन है कि इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो ये थी कि हमारे पास एक तो ये म्यूकस के साथ इंट्रैप कैसे, मतलब म्यूकस के साथ वो बड़े पार्टिकल चिपकते हैं, आखिर कैसे, क्यों चिपकते हैं, उनको जरूरत ही क्या पड़ती है। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म का वो इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास जो एपिथेलियम सेल्स थे, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था वो काफी इंपॉर्टेंट था कि अगर ये दो चीजें समझ आ जाए तो फिर इसका फंक्शन जो है वो उसको समझने में कोई मुश्किल बात रह नहीं जाती। तो होप्स हो कि काफी सारी बातों का पता चल गया कि काफी सारे काम कैसे हो रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।